गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों में क्या कुछ खास है डालते हैं एक नज़र। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव के बीच भारत को रूस के सहयोग का भरोसा मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को मॉस्को में कहा कि भारत को रूस से जल्द हथियार मिलेंगे। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणालियों की समय पर डिलीवरी होगी। दोनों देश कम समय में रक्षा सौदे पूरा करने के लिए तैयार हैं। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चर्चा सकारात्मक रही। रूस ने आश्वासन दिया है कि पहले से जो जारी रक्षा सौदे को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दौरा भारत और रूस में विशेष संबंध को दर्शाता है। भारत को S-400 मिसाइल रक्षा प्रणालियों की समय पर आपूर्ति को लेकर उन्होंने कहा, मैं अपनी चर्चाओं से संतुष्ट हूं। भारत ने रूस के साथ अक्टूबर 2018 में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की 5 इकाइयों को खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हम इस वर्ष के अंत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री ने भारतीय दूतावास परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। भारत और चीन के शीर्ष सैन्य कमांडरों के बीच 11 घंटे तक चली वार्ता में दोनों देशों की सेनाओं के पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले स्थानों से हटने पर सहमति बनी। भारतीय सेना की 14वीं कोर की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीनी सेना के तिब्बत सैन्य जिला कमांडर मेजर जनरल लिू लिन की अगुवाई में मोंडो इलाके में दोनों देशों की सैन्य प्रतिनिधि मंडलों के बीच 11 घंटे तक चली बातचीत में तय हुआ कि दोनों ओर से सेनाएं टकराव वाले सभी स्थानों से पीछे लौट जाएंगी। सोमवार सुबह वार्ता शुरू हुई जो देर रात तक चली। भारत ने पाकिस्तान से मंगलवार को कहा कि वह यहां अपने उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या अगले 7 दिनों के अंदर 50% घटाए। साथ ही विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में इसी अनुपात में अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की घोषणा की है। भारत के इस कदम को पाकिस्तान के राजनयिक संबंध को कमतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी रोजगार बाजार पर नजरें टिकाए भारतीय आईटी पेशेवरों को बड़ा झटका देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सबसे लोकप्रिय H-1B वीजा के साथ ही अन्य विदेश कार्य वीजा जारी करने पर इस साल के अंत तक रोक लगा दी है। यह रोक चुनाव के इस महत्वपूर्ण वर्ष में अमेरिकी कामगारों के लिए नौकरियां सुरक्षित रखने के मकसद से लाई गई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सोमवार को जारी आधिकारिक घोषणा के मुताबिक नए प्रतिबंध 24 जून से प्रभावी होंगे। इस आदेश का कई भारतीय आईटी पेशेवरों और कई अमेरिकी व भारतीय कंपनियों पर प्रभाव पड़ सकता है, जिन्हें अमेरिकी सरकार ने 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2021 के लिए H-1B वीजा जारी किए थे। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण की वजह से मरने वालों की संख्या 14,011 हो गई है। 24 घंटे के दौरान 312 मौतों की पुष्टि हुई है। वहीं संक्रमण के कुल मामले 4,40,215 तक पहुंच गए हैं, जिनमें एक दिन के दौरान 14,933 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी CBSE ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 10वीं और 12वीं की छुट्टी परीक्षाओं की बाबत फैसले की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इस बारे में फैसला गुरुवार तक हो जाएगा। सरकार व बोर्ड की तरफ से महान्यायवादी तुषार मेहता ने कहा कि वे छात्रों की चिंता को बखूबी समझते हैं। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है। कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई CWC ने मंगलवार को बैठक कर लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चल रहे गतिरोध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इसमें पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि चीन के साथ सीमा संकट और कोरोना महामारी व अर्थव्यवस्था से जुड़ी संकट का मुख्य कारण केंद्र सरकार का कुप्रबंधन व उसके द्वारा अपनाई गई नीतियां हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में कोरोना महामारी की दवाई बनाने का दावा किया है। मंगलवार उन्होंने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना महामारी की दवा कोरोनिल लॉन्च करते हुए कहा कि यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक दवाई है और जड़ी बूटियों से बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक मिनरल्स का समावेश किया गया। उन्होंने कहा कि यह दवा कोरोना किट के नाम से मशहूर है, जिसमें पहली दवाई स्वासरी
वटी, दूसरी कोरोनालिन वटी जो खाने वाली है, तीसरी दवा के रूप में अणु तेल है जो नाक में डाला जाता है। इन तीनों के प्रयोग से कोरोना के मरीज ठीक हो जाते हैं। इस दवाई का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल 100 लोगों पर किया गया है। इससे 3 दिनों में 69% लोग ठीक हुए हैं और 7 दिन में 100%। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान और पतंजलि योगपीठ के संयुक्त तत्वावधान में यह शोध कार्य किया गया है। शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार चौथे कारोबारी दिवस में तेजी रही। सूचकांक और निफ्टी में 1.5% से अधिक की मजबूती रही। भारत और चीन की सेनाओं के बीच सीमा पर तनाव कम करने पर सहमति की रिपोर्ट का बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। 30 शेयर वाला आधारित बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक 519.11 अंक यानी 1.49% की छलांग लगाकर 35,403.43 अंक पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 159.80 अंक यानी 1.55% मजबूत होकर 10,471 पर बंद हुआ। सूचकांक के शेयरों में सर्वाधिक लाभ L&T का रहा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए सरकारी खरीद के ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम ने विक्रेताओं के लिए उत्पादों पर उत्पादन के मूल देश का नाम अंकित करना अनिवार्य कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वहीं मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपने मंच पर उत्पादों में स्थानीय मूल्य संवर्धन के योगदान के उल्लेख का प्रावधान किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुछ शर्तों के साथ वार्षिक रथ यात्रा का आयोजन करने की अनुमति देने के बाद मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा शुरू हुई। कोरोना विषाणु के मद्देनजर यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। डीजीपी अभय ने बताया कि किसी तरह की भीड़ को जमा होने से रोकने के लिए पूरे जिले में सोमवार को बुधवार दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि 9 दिवसीय उत्सव के लिए विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल ने 50 से अधिक एक दल में 30 कर्मी हैं तैनात किए हैं और सीसीटीवी लगाए गए हैं। पुरी के सभी प्रवेश बिंदु भी सील कर दिए गए हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि कोरोना संकट के कारण इस बार भारतीय नागरिकों को हज पर नहीं भेजने का फैसला किया गया है। नकवी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सोमवार को रात सऊदी अरब सरकार में हज मंत्री का फ़ोन आया था। उन्होंने पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि हज 2020 के लिए इस बार भारत से हज यात्रियों को नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने सऊदी अरब के फैसले का सम्मान करते हुए निर्णय लिया है। इस बार भारतीय हज यात्रियों को नहीं भेजा जाएगा। सभी चयनित 2,30,000 लोगों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया। पीसीएस 2018 में 988 पद हैं। इनमें से 4 पद ऐसे हैं जिनके लिए इंटरव्यू नहीं होना है। इन पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाना है, इसलिए इन्हें छोड़ 984 पदों के लिए 2,669 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल किया गया है। इंटरव्यू की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में शामिल 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को पहली बार डिजिटल हस्ताक्षर वाली मार्कशीट देने जा रहा है। 27 जून को 12:30 बजे परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट तो अपलोड कर दिया जाएगा, पर सचिव नीना श्रीवास्तव की डिजिटल हस्ताक्षर वाली मार्कशीट अपलोड होने में 2-3 दिन का समय लगेगा। प्रदेश के पूर्वी अंचलों में मानसून सामान्य है। अगले 2 दिनों में पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के आसार बन गए हैं। सोमवार की शाम से मंगलवार की सुबह के बीच प्रदेश के पूर्वी अंचलों में कहीं सामान्य बारिश हुई तो कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता का कहना है कि राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में मानसून से पहले की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने बुधवार 24 जून को पूरे प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी और कहीं कहीं बहुत भारी होने की चेतावनी भी जारी की है। बारिश का सिलसिला गुरुवार और शुक्रवार को भी जारी रहेगा। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।